नमस्कार बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7। ये आपकी 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। ये असेसमेंट वर्कशीट आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इन्हीं असेसमेंट वर्कशीट के थ्रू हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिनके आपके इन दोनों एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस रहेंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर इस असेसमेंट वर्कशीट को आपको क्विज की तरह लेना। जब मैं आपके साथ ये क्वेश्चन और ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ, इन बिटवीन आपको अपना आंसर गेस करना और एंड में आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया, बाय व्हाट नेम इज झूम फार्मिंग नोन एज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में झूम खेती को क्या कहा जाता है? झूम को आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कह सकते हो, ओके। इसको स्लेश एंड बर्न फार्मिंग भी बोलते हैं। अब झूम खेती को झूम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये घूम घूम के की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फार्मर्स होते हैं अपने प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर को शिफ्ट कर लेते हैं हर 3 से 5 वर्षों के बाद। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो बड़े साधारण से तरीके से, यानी कि ट्रेडिशनल वे है, उस तरीके से वो एक खेती करते हैं। तो उसमें लैंड है वो 3 से 5 वर्षों के बाद, 3 to 5 ईयर्स के बाद लेस फर्टाइल हो जाती है। अब वो क्या करेंगे? नई जगह पे जाएंगे, पेड़ों को काटेंगे, उनको जलाएंगे। काटने को स्लेश बोलते हैं, जलाने को बर्न बोलते हैं, तो इसलिए इसको स्लेश एंड बर्न फार्मिंग बोलते हैं। तो उसको काटा, साफ किया, खेती करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा से नई जगह पे जाएंगे, तो ये घूम घूम के की जाती है। इसी बेस पे इसको झूम कृषि भी कहा जाता है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में झूम फार्मिंग को क्या कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट आपका ऑप्शन है बेवर, सेकंड ऑप्शन है क्रुआ, थर्ड ऑप्शन है वॉलरे, फोर्थ ऑप्शन है खिल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ई रहेगा। इसको बेवर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच क्रॉप इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। कौन सी क्रॉप है जिसको खाद्यान्न के तौर पे भी और चारे दोनों के तौर पे यूज कर सकते हैं? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका अरहर। अरहर तो एक पल्सेस यानी कि दाल में आता है। सेकंड आपका मेस यानी कि मक्का, थर्ड आपका राइस यानी कि चावल, और फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा, मेज, मक्का है। दोनों तरीके से यूज किया जाता है। इसको एज ए आप फूड क्रॉप भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपने सुना होगा सरसों का साग और मक्के की रोटी बड़ी टेस्टी होती है। खाई नहीं है तो टेस्ट करके जरूर देखिएगा। और दूसरा ये कि मक्के को आमतौर पे जैसे यूपी वगैरह में बोया जाता है, तो यहाँ पे फूड क्रॉप की बजाय मोस्टली बोया जाता है इसको चारे वाली फसल के तौर पे, फोडर क्रॉप के तौर पे। तो जो मेज है, मक्का है, वो फूड और फोडर दोनों टाइप की क्रॉप है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड आपका क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट कैन मेक क्लोज ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू डिफेंस। यानी कि जो डिफेंस सब्जेक्ट है उसके ऊपर कौन सी गवर्नमेंट है वो कानून बना सकते हैं। हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि देर आर द 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। उसमें एक फोर्थ लिस्ट भी इंक्लूड हो जाती है। पहली यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कंकरेंट लिस्ट। इसमें जो यूनियन लिस्ट में जितने भी टॉपिक आते हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है वही कानून बनाती है। कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? अब ये देखिए कि उसमें यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आएंगे? वो सब्जेक्ट आएंगे जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब डिफेंस भी उनमें से एक है, ओके। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले कि कौन कानून बना सकता है डिफेंस के ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड ऑप्शन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफेंस के ऊपर कानून बना सकती है। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ आपका क्वेश्चन दिया गया, विच इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। यानी कि जो वेजिटेरियन, शाकाहारी जो लोग होते हैं, उनकी डाइट में कौन सा है जो प्रोटीन का रिच सोर्स होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन उन्हें इन्हीं से मिलती है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है आपका राइस, सेकंड ऑप्शन है पल्सेस, थर्ड ऑप्शन है आपका बाजरा, फोर्थ ऑप्शन है व्हीट यानी कि गेहूं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, पल्सेस। जो दाल होती है उनसे प्रोटीन मिलता है हम शाकाहारियों को। ठीक, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के आंसर्स। फर्स्ट का आपका ए रहेगा बेवर, सेकंड का आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा मेज, थर्ड का आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा पल्सेस। उसके बाद फिफ्थ आपका क्वेश्चन दिया गया। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जायद क्रॉप। ओके, इनमें से कौन सा जो जायद या जैद क्रॉप का एग्जांपल है? जैसे 3 फसली सीजन होते हैं अपने यहाँ पे, देयर आर द 3 क्रॉप सीजन्स। फर्स्ट हो गया आपका रबी जो कि विंटर सीजन की क्रॉप्स होती है। सेकंड हो गया आपका जायद। जायद जो होता है एक छोटी सी ऋतु होती है, छोटा सा सीजन होता है रबी और खरीफ के बीच में, 2 मंथ्स के आसपास का होता है। ठीक, जैसे मार्च से लेकर के मई एंड तक ये चलता है। उसके बाद खरीफ आ जाती है जो कि समर सीजन है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी फसल है जो जायद ऋतु में आती है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है वाटरमेलन, तरबूज, सेकंड ऑप्शन है बार्ले, थर्ड ऑप्शन है व्हीट और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज।
तो इसमें देखिए कि क्योंकि ये छोटा सा एक सीजन होता है तो इसमें ऐसी फसल ही बोई जाएगी जो कम टाइम में हो पाए। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा वाटरमेलन, क्योंकि ये जो आपका जायद या जीत जो सीजन है इसमें मुख्य तौर पे जैसे आपकी मिर्च हो गई, खरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ओके, चारे वाली फसलें हो गई, इस टाइप की फसलें बोई जाती है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट इनेक्टेड, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसकी रिपोर्ट को कब लागू किया गया था, इनेक्ट कब किया गया था। अब ये कमीशन क्या था कि जैसे आज़ादी के बाद हमने इंडिपेंडेंस के बाद बात करें तो दोबारा से स्टेट बाउंड्रीज को हमने रीसेट किया था, ओके। उस वक्त एक कमीशन बनाया गया था कि वो स्टेट को किस बेस पर हमें रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो उसने सजेस्ट किया था कि हम लैंग्वेज के बेस पे हम इनको दोबारा से रीसेट कर सकते हैं, ओके। तो उसको इनेक्ट जो किया गया था वो कब किया गया था ये हमें बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1956, सेकंड ऑप्शन है 1960, थर्ड ऑप्शन है 1957 और फोर्थ ऑप्शन है 1965। इसमें करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा 1956, 1956 में पहला जो स्टेट बना था लैंग्वेज के बेस पे वो था आंध्र प्रदेश, जो इसी कमीशन की सिफारिश यानी रिकमेंडेशन पर बना था। तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 5th का आपका ए रहेगा और 6th का भी ए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 10, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स दी गई कि क्वेश्चन नंबर 7 to 10 है उसके लिए हमें 2 स्टेटमेंट मिलेगी। देयर आर द 2 स्टेटमेंट्स, इसमें से एक असर्शन रहेगा ए और सेकंड उसका रीजन आ रहेगा, ठीक। अब हमें उन्हें रीड करना है, समझना है और उस पर बेस्ड हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो ऑप्शन कैसे चूज करेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर, यानी कि ए और आर दोनों अगर करेक्ट हो और आर ए की सही से एक्सप्लेनेशन हो तो हम ए को चूज करेंगे, क्लियर। अगर दोनों ए और आर दोनों करेक्ट है लेकिन आर ए की सही से करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तब हम किसको चूज करेंगे, तब हम बी को चूज करेंगे, क्लियर। थर्ड है अगर ए करेक्ट है ओनली तब हम सी को चूज करेंगे और ओनली अगर आर करेक्ट है तब हम डी को चूज करेंगे, ठीक। तो ये रहेंगे, हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 7th, उसको देखिए। 7th क्वेश्चन है इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री है, फेडरल कंट्री है ना। उसके बाद सेकंड है देयर इज ए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया, कि इंडिया में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसेंट्रलाइजेशन होता है व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इज गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। तो यही तो फेडरलिज्म होता है, यही होता है ना कि जहां पर गवर्नमेंट के 2 और मोर देन 2 लेवल्स होते हैं। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि फेडरल कंट्री कैसे, क्योंकि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, एक गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, ठीक। तो यानी दोनों करेक्ट भी है और आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्लियर। सेकंड को देखिए, देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया, इंडिया में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, करेक्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन वो स्ट्रेंथन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे इसको और ज़्यादा मजबूत किया गया था, जो 73rd अमेंडमेंट था, ठीक। अब इसमें दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। यहाँ पे अलग एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि डिसेंट्रलाइजेशन है और उसको मजबूत किया गया था। तो इसमें दोनों करेक्ट है लेकिन आर है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। 9th को देखिए, असर्शन दिया गया हमें टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड टी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन आसाम इन इंडिया, और ये मेनली आसाम में प्रोड्यूस की जाती है। अब यहाँ पे दोनों करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। अब ये देखिए कि आर क्या ए को एक्सप्लेन करा, ये टी को फर्दर एक्सप्लेन करा, हालांकि प्लांटेशन वर्ड को तो एक्सप्लेन नहीं करा, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, लेकिन टी है वो कहाँ की जाती है उसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया, तो ये भी एक्सप्लेनेशन में ही हम काउंट करेंगे। तो इसमें भी आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, क्लियर। उसके बाद 10th क्वेश्चन को देखिए, राइस इज ए खरीफ क्रॉप, ग्रेट, सही है, करेक्ट है। और रीजन उसका दिया है मोर वाटर रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस, राइस की कल्टिवेशन के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही से एक्सप्लेन किया गया। ये खरीफ के क्रॉप है उसको पानी ज़्यादा चाहिए, उसी को फर्दर एक्सप्लेन किया गया, तो इसमें भी आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो 7 to 10 क्वेश्चन है, उनके आंसर एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 7th का आपका ए रहेगा, 8th का आपका बी रहेगा, 9th का आपका ए रहेगा और 10th का भी आपका आंसर ए रहेगा। तो ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, क्लास 10 सोशल साइंस का SST का कंप्लीट सिलेबस जो टर्म 1 का हो चुका है, तो आपको उसको उन सभी वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में क्लास 10 सोशल साइंस का जीनियस बैच मिलेगा, जहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।